उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना अंतर्गत एक गांव है, नगला महाराम। इसी गांव में विजय और वीरपाल रहते थे। रिश्ते में तो वे दोनों भाई थे, पर उनमें दोस्ताना अधिक था। बचपन से ही दोनों साथ रहते, खाते पीते और घूमते फिरते थे। समय बीता, एक एक करके वीरपाल और विजय ने युवावस्था में कदम रख लिया। गांव में मसे भीगते ही लड़कों की शादी कर दी जाती है। वीरपाल को भी ईश्वरी देवी से ब्याह दिया गया। 2 साल बीतते बीतते वीरपाल 2 पुत्रों का पिता बन गया। अब आया नंबर विजय का। 1990 में पहले धूम धड़ाके से विजय की बारात गांव जौंधरी, जिला मैनपुरी गई और शीला उसकी पत्नी बनकर महाराम आ गई। उन दिनों विजय की आयु केवल 17 साल थी और शीला 15 वर्ष की थी। जिम्मेदारियों की जंजीरें पांव में पड़ी तो वीरपाल और विजय की सारी मौज मस्ती हवा हो गई। विजय ने पुश्तैनी खेती बाड़ी संभाल ली और वीरपाल ट्रक ड्राइवर बन गया। ट्रक लेकर वीरपाल को दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए कई कई दिनों तक वह घर नहीं आ पाता था। इसका उसे गम भी नहीं था। पत्नी और बच्चों की देखभाल का दायित्व विजय को सौंपकर वह निश्चिंत था। विजय ने भी वीरपाल के भरोसे को हमेशा कायम रखा। ईश्वरी देवी और उसके बच्चों को उसने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि वीरपाल घर से दूर है। समय पंख लगाकर उड़ा। विजय एक एक करके 4 संतानों विजय श्री, माला, रिंकू और पवन का पिता बन गया तो वीरपाल की 4 और संतानें हो गई। ईश्वरी देवी और वीरपाल के कुल मिलाकर 6 बच्चे थे, जिनमें तीसरे नंबर की संतान थी सोनम उर्फ नीरू। बचपन से ही सोनम विजय की लाडली थी। उसे गोद में लेकर वह गांव भर में घूमता फिरता था। सोनम कुछ बड़ी हुई तो वह उसे कंधे पर बैठाकर घुमाने लगा। घर में रहता तो उसे चंदा मामा और परियों की कहानी सुनाता रहता। सोनम भी अपनी हर फरमाइश विजय से करती थी। चाचा, मैं टॉफी खाऊंगी, मुझे घुमाने ले चलो। शहर जाना तो मेरे लिए गुड़िया जरूर लाना, वगैरह वगैरह। सोनम की फरमाइश पूरी करके विजय खुद भी खुशी महसूस करता था। वक्त गुजरता रहा। पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विजय कड़ी मेहनत करता था। फसल के सही रखरखाव एवं कृषि उपज का उचित मूल्य मिलते रहने से उसकी आर्थिक स्थिति ठोस थी। घर में किसी चीज का अभाव नहीं था। विजय ने खेती की इसी कमाई से 2 मंजिला पक्का मकान भी बनवा लिया। इसके विपरीत वीरपाल की आय कम थी। परिवार बड़ा था, इसलिए मुफलिसी उसका मुकद्दर बनी रही। लिहाजा विजय रुपए पैसे और कृषि उपज से उसकी सहायता करता रहता था। समय फिर आगे बढ़ा। वीरपाल के 2 बड़े बेटे प्रमोद और गिरीश सयाने हो गए तो उसने उन्हें भी अपनी लाइन में लगा लिया। तीसरे नंबर की संतान सोनम अब तक 14 साल की हो गई थी। 14 साल की उम्र में ही वह 14वीं का चांद जैसी लगती थी। गोरा रंग, छरहरी काया और आकर्षक रंग रूप। बस यहीं से विजय की नजरों में फर्क आना शुरू हो गया। जिसे वह गोद में खिलाता था, उसे बाहों में खिलाने का सपना देखने लगा। तीखे नैन नक्श वाली सोनम को जब भी विजय देखता, अतीत की बातें उसे कुरेदने लगती। समय की धूप में अब तो शीला का रंग रूप झुलस गया, लेकिन तब वह बिल्कुल सोनम जैसी थी जब ब्याह कर उसके घर आई थी। ऐसा ही खूबसूरत बदन और ऐसा ही सौंधा रंग रूप था। काश समय फिर पीछे लौट चले और शीला फिर से सोनम जैसी हो जाए। अतीत की यादों में खोया विजय फिर अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराने लगता। गुजरा हुआ वक्त लौट कर आया है, कभी या फिर उल्टे पांव पीछे लौटा है, जो शीला फिर से 14वें वर्ष में पहुंचकर 14वीं का चांद जैसी हो जाएगी। उम्र की तेज धूप ने उसे झुलसना था, झुलस गई। फिर ख्याल आता, शीला का कायाकल्प नहीं हो सकता तो क्या हुआ? सोनम की काया भी तो तब की शीला जैसी है। उसी को देखकर वह दिल को तसल्ली दे सकता है। बस यहीं से विजय के दिल, दिमाग और निगाहों में बदलाव आ गया। वह सोनम को भतीजी नहीं, पुराने दिनों की शीला के रूप में देखने लगा। एकांत पाते ही वह कभी सोनम के चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगता तो कभी सुपुष्ट आकार लेते उसके नाजुक अंगों पर नजरें गड़ा लेता। इससे विजय के मन की आग भड़कने लगती तो वह बहाने बहाने से सोनम को स्पर्श करने लगता। उन दिनों सोनम पास के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा थी। पढ़ती वह जरूर थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ने के लिए विजय पहले उसे डांटता था, अब चुहल करने लगा। सोनम, तू मन लगाकर पढ़ा लिखा कर, पढ़ जाएगी तो किसी शहरी बाबू से तेरी शादी होगी, वरना तू गांव में गोबर के उपले पातती रहना। चाचा, सोनम मुंह फुला लेती, जब देखो तब तुम मेरी शादी की बात करते रहते हो। मुझे नहीं करनी शादी, मैं ऐसे ही रहूंगी। विजय के अरमान अंगड़ाई लेने लगते हैं। मन ही मन में वह भगवान से प्रार्थना करने लगता, काश ऐसा हो जाए सोनम की कहीं शादी ना हो और वह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। विजय सोनम से मौखिक छेड़छाड़ करता ही था। आगे चलकर उसने शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। शुरू में सोनम ने विजय की हरकतों को अन्यथा नहीं लिया। वह समझती न थी कि बेध्यानी या धोखे से चाचा का हाथ फिसलकर कहीं से कहीं चला गया होगा। लेकिन जब सोनम ने विजय की हरकतों पर गौर किया तो पाया कि वह सारी पकड़ धकड़ इरादतन करता था और प्रदर्शित यह करता था कि अनजाने में उसका हाथ गलत चल गया।
विजय की कुमंशा समझते ही सोनम उससे दूर रहने का प्रयास करने लगी। सोनम उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वह धात लग अपनी कामनाओं को सेहरा बांध सके। सोनम ने 2-4 बार ढके छपे शब्दों में अपनी मां से विजय की शिकायत भी की। चाचा कभी मुझे इतनी जोर से दबोच लेते हैं कि हड्डियां तक कड़कड़ाने लगती हैं, तो कभी यहां वहां चुटकी ले लेते हैं। समझा दो उन्हें, वरना मैं उनसे नहीं बोलूंगी। ईश्वरी देवी की अक्ल पर अंधविश्वास के पत्थर पड़े थे, इसलिए वह वो न समझ सकी जो सोनम अप्रोक्ष रूप से उसे समझाना चाहती थी। सोनम जब भी ढके छुपे शब्दों में विजय की शिकायत करती, उल्टे उसे ही मां की डांट सुननी पड़ती। घोड़ी जैसी हो गई, पर अब तक अपने चाचा को नहीं समझ सकी। विजय अपनी बेटियों से ज्यादा तुझे चाहते हैं, तू उनकी किसी बात का बुरा मत माना कर। सोनम अपनी मां को खुलकर कैसे समझाती कि बुरा मानने की ही बात है, इसीलिए वह बुरा मानती है। विजय उसे चाहता तो है, पर वैसे नहीं जैसे कोई चाचा अपनी भतीजी को चाहता है। सोनम की शिकायतों का असर न होता देख विजय का दिल खुश हो गया। वीरपाल और उसके बेटे अधिकतर बाहर रहते थे। घर में जो थे वे सब विजय के प्रभाव में थे, अतः सोनम के साथ मनमानी करने के उसके पास पर्याप्त अवसर थे। विजय की हरकतें बढ़ती गईं, उनके साथ साथ सोनम का मन बदलता गया। वह उम्र के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां शारीरिक एवं मानसिक बदलाव लड़की को बहकाने लगते हैं। पुरुष का स्पर्श उसे भाने लगता है, उचित अनुचित का अंतर वह समझ नहीं पाती। विजय की शारीरिक छेड़छाड़ से पहले उसे कोफ्त होती थी, फिर सुखद एहसास की अनुभूति होने लगी। विजय के आते ही उसके भीतर का एहसास अंगड़ाई लेने लगता और वह स्वयं उसे छेड़खानी के मौके मुहैया करा देती। सोनम को जितना आनंद छेड़छाड़ में आता था, उतना ही आनंद विजय को तरसाने, तड़पाने और ललचाने में आता था। रिश्ते की मर्यादा भूलकर मन ही मन वह विजय को चाहने लगी थी, पर मुंह से कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन विजय प्रेम की दुनिया का उस्ताद था। सोनम की जुबान से उसने कहलवा ही लिया, आई लव यू। मोहब्बत को जुबान मिली तो एक दूसरे के जज्बात लफ्ज बनकर बाहर आने लगे। सोनम अपनी बेचैनी बयान करती तो विजय अपनी तरफ का इजहार करता। सोनम की खातिर विजय ने वीरपाल के घर पर अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। कभी कभी रात को वह उसके घर पर सो भी जाता था, दिन का समय हो या रात की वीरानी। मौका मिलते ही सोनम विजय के पास पहुंच जाती। उसके बाद वे दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते। बातें करते करते रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोनों को होश तब आता जब मुर्गा बांध देने लगता। ऐसी ही एक रात सोनम और विजय भावनाओं में इस कदर बह गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। विजय ने मर्यादा की सीमा लांघी तो सोनम ने भी खुशी खुशी समर्पण कर दिया। समर्पण हुआ तो दूरियां जी जलाने लगीं। वर्जित फल का स्वाद एक बार चखा तो सोनम उस स्वाद की गुलाम हो गई। इधर विजय के मन का भंवरा खुशी से उन्मादित था कि उसे कच्ची कली की नाजुक पंखुड़ियों का सानिध्य मिल रहा है। अधेड़ विजय खुद को जवान महसूस करने लगा। अब सोनम का मन चाहता कि विजय हमेशा उसके पास रहे, तो विजय का दिल करता कि सोनम हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। एक दूसरे को देखते देखते दोनों की जिंदगी की शाम हो जाए। इसी बीच विजय ने सोनम को मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया। चतुर सोनम ने उसे वाइब्रेशन पर एक्टिवेट कर लिया ताकि फोन की घंटी न बजे और फोन की झंझनाहट से वह समझ जाए कि आशिक का बेताब दिल उसे पुकार रहा है। सोनम को फोन मिला तो महबूब से बातचीत करने की नई राह मिल गई। रात के सन्नाटे में वह फोन कान से लगाकर घंटों फुसफुसाती रहती थी। उसकी यह तरकीब बहुत दिनों तक कारगर नहीं रह सकी। एक रात बड़े भाई ने सोनम की चोरी पकड़ ली। फोन छीनकर उसने सोनम से पूछताछ की तो भयवश उसने अपनी और विजय की आशनाई का भेद खोल दिया। कमसिन सोनम के प्रेमी के रूप में अधेड़ विजय का नाम खुला तो सबको मानो सांप सूंघ गया। रिश्ते का चाचा तो आस्तीन का सांप निकला। बेटी से छोटी उम्र की जिस लड़की को गोद में खेलाया, कंधों पर बैठा कर घुमाया, उसी को स्त्री पुरुष के संबंध का पाठ पढ़ाने लगा। सोनम के भाइयों की आंखों में खून उतरा हुआ था। ईश्वरी देवी और वीरपाल ने मुश्किल से उन्हें समझाया, गुस्सा दिल से बाहर निकलेगा तो बात भी घर से बाहर फैलेगी। विजय की जितनी थूथू होगी उससे अधिक कलंक का बोझ हमें ढोना होगा। सोनम की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। लोग कहेंगे, जो लड़की अपने चाचा से आशनाई कर बैठी उसके चरित्र का क्या भरोसा। जवान और जोशीले लड़कों की समझ में बात आ गई और वे खून का घूंट पीकर चुप हो गए। उसके बाद ईश्वरी देवी और वीरपाल ने पहले सोनम को रिश्ते की मर्यादा एवं नैतिकता का सबक याद कराया, फिर विजय को अपने घर बुलाकर उसकी खूब फजीहत की। सोनम नादान सही, पर तुम तो समझदार हो। उस पर डोरे डालने से पहले तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं गए? चाचा होकर भतीजी के लिए तुम्हारी आंख में सुअर का बाल उतरा कैसे? खबरदार जो आइंदा मेरे घर की तरफ देखा। आज तो किसी तरह मैंने अपने बेटों को रोक लिया, लेकिन कल को तुमने कोई ऊंच नीच की तो मैं दोबारा उन्हें नहीं रोक सकूंगा। सिर झुकाए हुए विजय चुपचाप अपने घर लौट गया।
सोनम का मोबाइल फोन मसाला पीसने वाले बट्टे से कुचल कुचल कर चूर कर दिया गया तो सोनम पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। स्कूल जाना बंद, घर से निकलना बंद। क्या पता कब कौन सहेली विजय का संदेश ले आए, इसलिए सहेलियों से भी मिलने जुलने की मनाही कर दी गई। सोनम पर कठोरतम पाबंदियां लगी तो गांव में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दिन में कई कई बार वीरपाल के घर जाने वाले विजय की भी जब लोगों ने दिनचर्या बदली देखी तो चर्चाओं को और बल मिला। सोनम और विजय के संबंध को गांव वाले शक की नजर से देखने लगे। वीरपाल ज्यादातर बाहर रहता था, इसलिए केवल ईश्वरी देवी को गांव के माहौल का अंदाजा था। कुछ दिनों बाद पति घर आया तो वह उससे बोली, गांव वालों को सोनम और विजय के अवैध संबंध की भनक लग गई है। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबकी नजरें शूर सा चुभोती रहती है। इससे पहले कि सोनम की खुलकर बदनाम हो, जल्दी ही उसकी डोली ससुराल भेज दो। वीरपाल को पत्नी की सलाह पसंद आई। उसी दिन से वह सोनम के लिए उपयुक्त वर की तलाश में जुट गया। सोनम को इसकी भनक लगी तो उसका कलेजा मुंह को आने लगा। प्यार में वह उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां वह विजय के अलावा किसी और की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। जो जुगत लगाकर एक दिन वह विजय से मिलने में सफल हो गई। घर वाले मेरी शादी के लिए उतावले हैं, जल्दी कुछ करो वरना हमारी प्रेम कहानी का दुखद अंत हो जाएगा। चिंता मत करो, विजय ने समझाया, सब ठीक हो जाएगा, खाक ठीक हो जाएगा। सोनम चिढ़कर बोली, जब से तुम दुत्कारे फटकारे गए हो, दुम दबाकर घर में बैठे हो, लगता है तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। किया होता तो मुझे पाने के जतन करते, हाथ पर हाथ रखकर यूं न राम भरोसे बैठे होते। विजय के अंदर का आशिक जोश में आ गया। इश्क का समंदर भी ठाठे मारने लगा। छाती फुलाकर वह बोला, तुम्हें पाने के लिए मैं जान पर खेल जाऊंगा। ये फिल्मी डायलॉग छोड़ो, सोनम कुड़ गई, और कोई ठोस उपाय सोचो जिससे हमारा मिलन हो जाए। दोनों सलाह मशविरा करने बैठे तो एक बात तय पाई कि गांव में न उनका मिलन संभव था, न शादी। सोनम को अपनाने के लिए विजय अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ने के लिए सहर्ष तैयार था। सोनम भी अपने परिजनों को छोड़ने के लिए राजी थी। अंत उसी दिन दोनों अपना अपना घर परिवार छोड़ दिया और नया घर बसाने के लिए मोहब्बत के शहर आगरा चले गए। बात इज्जत की थी, इसलिए दोनों परिवारों ने घर की बात घर में ही दबा ली और गुप्त रूप से भगोड़े प्रेमियों की तलाश शुरू कर दी। छुपने वालों के लिए दुनिया बहुत बड़ी थी, ढूंढने वालों के लिए बहुत ही छोटी। दोनों के परिजन उन्हें आगरा से ढूंढकर घर ले आए। शीला ने पति के बाहर जाने आने का रास्ता बदल दिया और सोनम पुनः घर में कैद कर दी गई। दोनों मिलना चाह रहे थे पर मिल नहीं पा रहे थे। जीवन भर के लिए एक होना चाहते थे पर यह भी संभव नहीं था। अपना प्यार पाने के लिए वे क्या करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। 10 फरवरी 2008 की सुबह 5 बजे बचाओ बचाओ की मर्मांतक गुहार सुनकर गांव वाले विजय के घर के सामने एकत्र हो गए। उन्होंने देखा सोनम और विजय छत पर गिरते पड़ते उल्टियां कर रहे थे और मौत के भय से मदद के लिए बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे। शीला और उसके 4 बच्चे भी अब तक जाग गए थे। वे स्वयं तो छत की ओर भागे ही गांव वालों के आने के लिए भी दरवाजा खोल दिया। शीला ने छत पर पहुंचकर सबसे पहले पति को संभाला, फिर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? दुनिया वाले मुझे और सोनम को एक नहीं होने दे रहे थे। विजय ने हिचकियां लेते हुए बताया, इसलिए हमने सल्फास की 3-3 गोलियां खा ली हैं। गांव वाले सन्न रह गए। मौत के लिए सल्फास की एक ही गोली काफी होती है। इन प्रेम दीवानों ने तो 3-3 गोलियां खाकर अपनी मौत की 100% गारंटी ले ली थी। जहर के असर से विजय की आंखें बंद हो रही थीं। रोती कलपती शीला ने उसे झंझोड़ कर पूछा, जहर खाते वक्त तुम्हें मेरा और बच्चों का ख्याल नहीं आया? सोनम के सिवा मुझे कुछ याद नहीं था, विजय ने कहा और फिर उल्टी करने लगा। दूसरी ओर पड़ोस की कुछ महिलाएं सोनम को संभाले हुए थीं। उसने बताया कि विजय सिंह के बुलावे पर आधी रात को वह चुपके से उसके घर आई थी। शीला और उसके बच्चे भूतल पर सो रहे थे, इसलिए विजय उसे दबे पांव छत पर बने कमरे में ले गया। वहां पहले तो उन दोनों ने प्रेमालाप किया, फिर अपने प्यार के भविष्य पर सोचने लगे। हर पहलू पर गंभीरता से सोचने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इस जन्म में उनका मिलन संभव नहीं है। लिहाजा भावुकता में उन्होंने मौत को गले लगाने का निश्चय कर लिया, ताकि इस दुनिया में न सही तो उस दुनिया में उनका मिलाप हो सके। इतना बताने के बाद सोनम बेहोश हो गई। सोनम के परिजन भी वहां आ गए थे। उसके चाचा महेश से जितना जल्दी हो सका दोनों को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की। अचेत सोनम और विजय को ट्रॉली में लेटा भी दिया गया। तभी एक हिचकी लेकर सोनम ने दम तोड़ दिया। सोनम की मौत से उसके परिजन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके। चीख चीख कर उन्होंने सारा दोष विजय के सिर पर मरना शुरू कर दिया। सोनम के भाई प्रमोद, गिरीश और उनके दोस्त कोमल व गुड्डू लाठियां लेकर आ गए और बेहोश पड़े विजय पर टूट पड़े। एक तो घातक विष का प्रभाव, उस पर लाठियों के प्रहार, 1 मिनट में ही विजय की इहलीला समाप्त हो गई।
गांव के चौकीदार ने अविलंब घटना की सूचना थाना अध्यक्ष शिकोहाबाद आदित्य कुमार द्विवेदी को दी। थोड़ी ही देर में वह आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी सुरेश चंद्र रावत भी उनके साथ थे। घटनास्थल पर आवश्यक कार्यवाही करने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजवा दी। मृतकों के परिजन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इसलिए पुलिस ने जांच के बाद ही कोई ठोस कार्यवाही करने का निश्चय किया। इस मामले में मृतक विजय के भाई राजेंद्र ने प्रमोद, गिरीश, कोमल और गुड्डू पर विजय की हत्या का आरोप लगाया। अपराध संख्या 75/2008 पर धारा 304 आईपीसी के तहत यह रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। दूसरी ओर वीरपाल ने राजेंद्र और उसके एक रिश्तेदार श्यामवीर पर सोनम को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया। धारा 306 आईपीसी के तहत यह प्राथमिकी अपराध संख्या 75/2008 पर दर्ज की गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।